अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप तमाम तर। उम्मीद करता हूँ बखैरियत होंगे। एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए, आप एक शानदार मकान में रह रहे हैं। खूबसूरत बेडरूम के, जदीद वाशरूम के, दिलकश बाथटब में आप अपने तमाम तर दिन की थकावट को उतारने की गर्ज से दाखिल होते हैं और बाथटब को भरने के लिए टूटी को खोल देते हैं। चंद लम्हे बाद अब जब टूटी बंद करने की गर्ज से बाथटब की तरफ मुड़ते हैं तो आप देखते हैं कि बाथटब लबालब भर चुका है, गरम, ताज़ा, गहरे रंग से, और वो रंग था खून का। जी, हमारे आज की स्टोरी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये कहानी हमें भेजी है कराची गुलिस्तान जोहर के शादाब साहब ने। किस्सा उस ज़माने का है जब कराची में न्यू कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी और जगह जगह खाली प्लॉट्स तेज़ी से नए घरों में ढल रहे थे। अब शादाब साहब की ये कहानी मैं इन्हीं की ज़बानी आप तमाम के सामने पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम को पसंद आए तो लाइक वीडियो लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल लाजमी कीजिएगा। इस वक्त मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो गाइस, शो सम लव, थैंक यू सो मच। 1986 के लगभग जब अब्बा रिटायर्ड हुए तो इनको मिलने वाली ग्रेजुएटी की रकम से अम्मी और अब्बा ने सर छुपाने के लिए अपना आशियाना ख़रीदने का सोचा। सस्ते और अच्छे घर की तलाश में शहर की मेन आबादी से ज़रा दूर बनने वाली हाउसिंग स्कीमों का भी जायज़ा लिया गया और यूं प्रॉपर्टी डीलर की मदद से हमें गुलिस्तान जोहर में न्यू कंस्ट्रक्शन में बना एक घर पसंद आ गया। बहुत खूबसूरत घर जिसके कमरे काफ़ी खुले और कुशादा थे, सबके साथ अटैच बाथ, किचन भी काफ़ी बड़ा और अंडरग्राउंड वाटर टैंक के साथ साथ मेन गेट के सामने एक खूबसूरत लॉन। घर देखकर तो अम्मी और मेरी दोनों बहनें बहुत ही खुश हुईं और अब्बा से बस यही घर लेने के लिए इसरार करने लगी। वैसे घर तो मुझे और अब्बा को भी बहुत पसंद आया था। खूबसूरत टाइल्स और जदीद सैनिटरी वर्क इस घर को मज़ीद वैल्यूएबल बना रहे थे। घर के अतराफ 2 खाली प्लॉट पड़े थे और ज़्यादा गुंजान आबाद एरिया भी नहीं था, मगर यकीनन इसकी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा होगी। बस यही सोचकर अब्बा कुछ परेशान थे, मगर जब प्रॉपर्टी डीलर से बात की गई तो वो घर हमें अपनी उम्मीद से भी कई गुना कम कीमत पर मिल गया। अम्मी और दोनों बहनों ने खुशी खुशी नए घर में शिफ्ट होने और शिफ्टिंग के बाद नए घर को सेट करने की तैयारियां शुरू कर दी। बिलाखिर हम 2 महीनों के बाद गुलिस्तान जोहर के इस नए मकान में शिफ्ट हो चुके थे। लॉन की घास को काटा गया, घर को धो धुलाकर सामान शिफ्ट कर दिया गया। ग्राउंड फ्लोर के टैंक को पानी से भर दिया गया ताकि वहाँ पानी का कोई मसला ना हो सके। ये वहाँ जाने के तकरीबन 1 महीने बाद की बात है। किचन में चाय बनाती छोटी बहन ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। हम सब भी लाउंज में बैठे थे। दौड़ कर गए तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि मेरी क्यूटी को क्या हो गया है। क्यूटी इसकी ईरानी बिल्ली का नाम था कि जो इसने बहुत मोहब्बत से पाली हुई थी। दरवाजे की चौखट पर मौजूद क्यूटी को देखकर अम्मी, मैं और दूसरी बहन भी हैरान रह गए। कभी इसको हमने इस हाल में नहीं देखा था। इसके जिस्म के तमाम बाल खड़े हो चुके थे और लाल आंखों के साथ जिस्म को अकड़ाए हुए वो न जाने किस पर गुर्रा रही थी। अम्मी ने एकदम आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और यूं क्यूटी कुछ ही देर में नॉर्मल हालत में आ गई थी। हम सब ही डर से गए थे, मगर एक दूसरे को सब नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, इस तरह के जैसे जुमले बोलकर हौसला देने की कोशिश कर रहे थे। अम्मी ने सख्ती से मना किया कि इस वाक़ये का जिक्र अब्बा के सामने न किया जाए, वरना वो खामखा परेशान होंगे। मगर यूं लग रहा था कि अब ज़्यादा देर तक हम सुकून का सामना नहीं कर पाएंगे। 1-2 रोज़ ही कुछ आराम से गुजरे थे। एक दिन दोपहर को बड़ी बहन नहाने गई तो यकलख्त नलकों से पानी आना बंद हो गया। बहुत कोशिश की मगर नलकों में पानी नहीं आ रहा था। तंग आकर इसने अम्मी को आवाज़ लगाई, जिन्होंने बाहर से बाल्टी भरकर लाकर दी और यूं वो नहाकर बाहर आई। अम्मी ने जब वॉशरूम में चेक किया तो टूटी खोलते ही पानी की तेज़ धार उनको भिगो गई और अम्मी ने बहन को सख्ती से डांटा कि तुमको सही से टूटी खोलना भी नहीं आती, और नलकों को सही से बंद करके जैसे ही बाहर निकलने लगी वैसे ही शॉवर में से पानी गिरने लगा।
वो एकदम पलटी कि ये कैसे चलने लगा है। अभी शॉवर बंद ही किया था कि बेसन में लगे नलके से भी पानी बहने लगा। तो अम्मी को यकीन हो गया कि इस बाथरूम का सिस्टम ख़राब हो गया है, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। बहते नलकों से पानी बंद करने के लिए फ़ौरन ही प्लम्बर को बुलाया गया, जिसने आने के बाद बारी बारी सब नलकों को बंद किया और कहा कि सब सही है। और हुआ भी यही कि अब सब नलके सही से काम कर रहे थे। अब इस सब के दौरान मेरी जॉब भी लग चुकी थी और मुझे सब जल्दी ऑफिस जाना होता था। अब्बा की आदत थी कि वो रात को ही मशीन चलाकर अंडरग्राउंड टैंक से पानी ऊपर वाली टंकी में चढ़ा दिया करते थे ताकि दिन भर पानी का मसला ना हो। एक दिन जब हस्बे मामूल में सब वॉशरूम फ्रेश होने गया ताकि ऑफिस जा सकूं, तो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। मैं परेशान हो गया, बाहर निकला, अम्मी भी परेशान खड़ी थी। पता चला कि किचन में भी पानी नहीं आ रहा। सब जगह देखने के बाद मालूम हुआ कि पूरे घर में ही पानी कहीं भी नहीं आ रहा, जबकि अब्बा मुसलसल कह रहे थे कि मैंने रात को टंकी फुल कर दी थी। आखिरकार ऊपर जाकर टंकी को देखा गया तो टंकी में पानी तह से लगा हुआ था। अब्बू हैरान थे कि कल तो ओवरफ्लो हो गई थी टंकी, जबकि हम ये समझ रहे थे कि ग्राउंड वाली टंकी में पानी ख़त्म हो गया होगा और मशीन खाली चल रही होगी। जब जाके अंडरग्राउंड टैंक को देखने के लिए ढक्कन उठाया गया तो हम सब की खौफ के मारे चीखें निकल गईं। पूरा टैंक बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हमारा वहम है या हकीकत। इतने में बहन की आवाज़ आई, अम्मी अब्बा सब जगह पानी आना शुरू हो गया है। दहशत के मारे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब्बा ने हिम्मत की और अंडरग्राउंड टैंक का ढक्कन लगाने के लिए पोर्च की तरफ निकल गए। नाकाबिले यकीन मंजर इनके सामने था। टैंक मुंह तक पानी से भरा हुआ था। अम्मी, अब्बा और मैं, हम तीनों ही बहुत कुछ समझते हुए भी कुछ न समझना चाह रहे थे। बहनों तक ये वाक़यात हमने पहुंचने ही नहीं दिए थे, वरना शायद वो यहाँ एक लम्हा भी रुक ना पाती। कुछ दिन सुकून रहा, मगर अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास मुझे और अम्मा को कुछ बेचैन किए रखता था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई है जो हर लम्हे हमें देख रहा है, कोई है जिसे हमारा इस घर में रहना पसंद नहीं आ रहा है, कोई है जो कि हमें कहना चाह रहा है कि भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना यहाँ। मगर हम ये मकान ख़रीद चुके थे। अम्मी हर वक्त आयतल कुर्सी और सूरह नास का विर्द करती और हम लोगों पर फूंकती रहती। इनके चेहरे पर फ़िक्र के आसार नुमायाँ होते जा रहे थे। एक दिन मैं और अब्बा लॉन में बैठे हुए थे कि अचानक मुझे अब्बा के सर पे एक बड़े सांप का फुन नज़र आया कि जिसकी जहरीली ज़बान तेज़ी से लपक रही थी और वो लाल आंखों से मुसलसल मुझे घूर रहा था। मैं दहशत ज़दा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, अब्बा सांप, सांप, अब्बा सांप। अब्बा एकदम उठे और घास पर देखना शुरू कर दिया। कहाँ दिखा है सांप? मुड़कर मुझे देखा कि पूछ सकें सांप किस तरफ को गया है। तभी मेरी पथराई हुई दहशत ज़दा आंखों को देखकर डर गए। मैं 5-6 फीट की ऊंचाई पर एक ही सिमत में देखे जा रहा था। मेरी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई थी। खौफ का वो आलम था फसी भाई कि पूरा जिस्म पसीने पसीने हो गया था और वजूद गोया पत्थर का हो चुका था। अब्बा ने एकदम मुझ पर पड़कर भूंकना शुरू किया और मैं बेहोश होकर गिर गया। सख्त तेज़ बुखार और नीम मदहोशी के आलम में पूरी रात मैं न जाने क्या क्या बुड़बुड़ाता रहा। ये बात मुझे अब्बी ने अगले दिन होश में आने के बाद बताई। अब्बा सख्त घबरा चुके थे और तब इन्होंने बताया कि मैं सिर्फ तुम्हारी ज़िद की वजह से मजबूर होकर इस घर का सौदा कर रहा था। मैं मुतमईन नहीं था उस वक्त और पिछले कुछ अरसे से पास पड़ोस वाले भी मुझे अजीब अजीब बातें बताते रहते हैं। अम्मी के पूछने पर अब्बा ने बताया कि सुना है इस घर पर आसेब का साया है। साथ वाला खाली प्लॉट भी इसलिए कोई नहीं खरीदता। जब ये घर बन रहा था तो कंस्ट्रक्शन के दौरान 3 मजदूर भी हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। जिसने घर इतनी मोहब्बत से बनाया हुआ था वो भी कुछ अरसे ही इस घर में रह पाया। फिर गुजरते वक्त में कई बार ये मकान किराए पर भी चढ़ा, मगर कोई भी चंद हफ्तों से ज़्यादा इस मकान में ठहरता ही नहीं।
اہل محلہ کہتے ہیں کہ آپ وہ واحد فیملی ہیں جو 3 مہینے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ امی یہ سب باتیں سن کر سخت پریشان ہو گئیں اور ہم سب نے یہی فیصلہ کیا کہ جان ہے تو جہان ہے، اس سے پہلے کوئی بڑا جانی نقصان ہو ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یوں لگا کہ یہ فیصلہ سن کر وہ مخلوق مطمئن سی ہو گئی ہے کہ جو ہم سے پہلے یہاں کی مکین تھی، کیونکہ آنے والے کچھ دن نارمل گزرے۔ کرائے کے گھر کا بندوبست ابو کے ایک دوست نے کر دیا تھا، جو کہ اس مکان سے کافی فاصلے پر تھا۔ بہت محبت سے سیٹ کیا گیا گھر دوبارہ سے سمیٹا جانے لگا۔ سارے کمروں کا سامان پیک ہو گیا تھا، بس آخری کمرہ سمیٹنا باقی تھا، اور ہمارا اس گھر میں وہ آخری دن تھا۔ سب ہی بہت افسردہ تھے۔ جانے سے پہلے سکون سے نہا دھو کر تیار ہونے کی غرض سے بہن نے ٹب میں پانی چلا دیا تھا۔ تب کمرے کا سامان سمیٹتی امی نے کہا کہ اتنے دنوں سے تو کچھ ایسا ہوا نہیں، کیوں نہ ہم کسی بزرگ کو لا کر گھر دکھا دیتے ہیں، کیا پتا جو کچھ تھا وہ جا چکا ہو اور ہمیں گھر نہ چھوڑنا پڑے۔ ابھی امی کے یہ الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ بہن کی وحشت زدہ چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ چیختے ہوئے کمرے کے باتھ روم سے باہر آ رہی تھی اور باتھ روم کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ہم سب دوڑ کر باتھ روم کی طرف لپکے، اور ناقابل بیان منظر جو کہ ہمارے اوزان خطا کرنے کے لیے کافی تھا ہمارے سامنے تھا۔ پورا باتھ ٹب تازہ سرخ خون سے لبالب بھر چکا تھا اور نلکے سے تیزی سے خون کی دھار نکل رہی تھی۔ کس طرح اس اذیت زدہ گھر سے ہم نکل کر بھاگے ہیں یہ ایک کہانی دوسری ہے۔ بہرحال کافی عرصہ لگا ہمیں نارمل ہونے میں۔ جوہر کے اس آسیب زدہ گھر کا ڈر برسوں ہمارے ساتھ رہا۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد میری نوکری کے سلسلے میں سعودی آ گیا۔ دونوں بہنوں کی شادیاں کر دیں، اس کے بعد پلٹ کر بھی اس گھر کی طرف جانے کی ہمت ہوئی ہی نہیں۔ سنا ہے کہ وہ گھر اب بھی وہاں موجود ہے۔ یہ تھی ان کی سٹوری جو انہوں نے ہمیں کراچی جوہر سے بھیجی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ تمام کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طریقے کی سٹوریز اور چاہتے ہیں یا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری موجود ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کیپشن میں واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی سٹوری نریٹ کر دوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔